नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज सबसे पहले बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जिन्होंने अपनी घरेलू राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दांव पर लगा दिया है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भारत के साथ अपने संबंधों को ताक पर रख दिया है। लेकिन ट्रूडो की समस्या यह है कि वो इतना करने के बावजूद घरेलू राजनीति में चमक नहीं पा रहे हैं। घरेलू नीतियों में वो बुरी तरीके से पिट रहे हैं। लिहाजा उनकी ही पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग के लेकर उनको पत्र लिख चुके हैं और 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है, यानी अब से 4 दिन के बाद। यही नहीं, लोकप्रियता के पैमाने में भी ट्रूडो विपक्ष के नेता से 20% नीचे हो गए हैं। भारत के खिलाफ उनका आग उगलना भी नाकाम साबित हुआ है। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से खालिस्तान समर्थित आतंकी हरदींदर सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के साथ नीति अपनाई, चाहे वो कूटनीति हो या फिर विदेश नीति, उसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। एक आतंकवादी के लिए, निज्जर के लिए ट्रूडो ने 2 देशों के संबंधों को दांव पर लगा दिया है। हमारी आज की बड़ी खबर यही है, ट्रूडो की आफत के तौर पर एक नया पैमाना उभर के आया है। अलगाववादियों के साथ खड़े हो गए हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह कनाडा की राजनीति में इन दिनों 4 आई, जी हाँ आई, इंग्लिश का लेटर आई, उनके लिए यानी ट्रूडो के लिए आफत बने हुए हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए वो खालिस्तानियों का इसीलिए समर्थन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। कनाडा की रिपोर्ट जो हमारी स्टोरी नंबर 1 है आज की। और इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा मिलेंगे, जिनसे हमने पूछा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो क्यों भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों और अलगाववादियों को शह दे रहे हैं। आपके ऊपर और आपके 6 दोस्तों साथियों के ऊपर ये इल्जाम लगा कि निज्जर की जो हत्या हुई उसमें आप लोगों का रोल था। भारत सरकार का निज्जर की हत्या में कोई भी हाथ नहीं है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग सूचना इकट्ठा कर रहे थे और करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के शत्रु हैं। हम लोगों के पास जो अभी भी ऐसी सूचनाएं हैं जिसमें इनके राजनयिक अंदर हमारे समाज के अंदर घुस के बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि किसी भी राजनयिक को शोभा नहीं देता है। संजय कुमार वर्मा से पहला चैनल है एनडीटीवी जिसने बातचीत की है। हिंदुस्तान वो 2 दिन पहले ही लौटे हैं। वहाँ से अपनी देश सरकार ने उनको वापस देश बुला लिया है, क्योंकि संजय कुमार वर्मा पर जान का आफत थी, उनको धमकियां मिल रही थी और इसीलिए भारत को लगा कि संजय कुमार वर्मा को वापस दिल्ली बुला लेना चाहिए। आज संजय कुमार वर्मा हमारे स्टूडियो में थे, कुछ देर पहले हमने उनसे खास बातचीत की है। हमारा आज का दूसरा मुद्दा जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो भारत के यात्री विमानों को मिलने वाली धमकियों का है। बीते 24 घंटे में अब जो खबर आई है, 95 विमानों को अब की बार धमकियां मिली हैं और अब तक ये संख्या बढ़कर 200 हो चुकी है। यानी 200 से ज़्यादा धमकियां जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं उनको मिली है कि उनमें बम रखा हुआ है। इन धमकियों के पीछे कौन हो सकता है और इनसे होने वाला नुकसान कितना बड़ा है, इस पर भी आज हम खास तवज्जो डालने वाले, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो कुछ भारत और कनाडा के संबंधों में चल रहा है और तमाम जस्टिन ट्रूडो साहब की कोशिशों के बावजूद भी इस वक्त कनाडा में उनकी लोकप्रियता बहुत ही नीचे आ गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में बिना सबूतों के भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा के एक राज्य है, उसके सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। निज्जर की हत्या के लिए भारत पर आरोप लगाने का मुद्दा इतना गर्मा चुका है कि भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत अपने 6 और राजनयिकों को वापस हिंदुस्तान बुला लिया और भारत में कनाडा के कार्यकारी उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया। सवाल यह कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के संबंध इतने खराब क्यों कर लिए हैं? आखिरकार उन्हें इसका फायदा क्या होने वाला है? भारत सरकार के खिलाफ खुलकर आरोप अपने आप में हैरानी भरा इसलिए भी है कि बहुत ही कम देश होंगे जो इक्का दुक्का घटनाओं के आधार पर अपने ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों को इतना खतरे में डालते होंगे।
जस्टिन ट्रूडो ने ये राजनयिक लकीर क्यों पार की, भारत के साथ अपने संबंधों को क्यों खराब किया, वो भी तब जब पूरी दुनिया में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर है। दरअसल माना यह जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं वो न्याय के प्रति उनकी वास्तविक चिंता नहीं है, बल्कि घरेलू राजनीति में उनकी मजबूरी बन गई है और वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2021 से ट्रूडो की लिबरल पार्टी कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की लोकसभा में अल्पमत में है। ट्रूडो को अलगाववादी सिख जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी का समर्थन मिला, तब वो सरकार बना पाए थे। तभी से खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों से दूर रह पाना उनके लिए मुश्किल हुआ। हालांकि सितंबर 2023 में एनडीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, कहा कि जो वादे उनसे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। एनडीपी के समर्थन के बिना सत्ता पर ट्रूडो की पकड़ कमजोर पड़ी और अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनावों में उनकी स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो अपनी ही लिबरल पार्टी में भी अब घिर गए हैं। कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के 153 सांसदों में से 24 सांसदों ने एक पत्र लिखकर ट्रूडो से अगले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद से हट जाने की मांग की है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि ट्रूडो 28 अक्टूबर तक अपना मन बना लें और प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। इसके पीछे वजह यह है कि कई मुद्दों पर जनता की नाराजगी झेल रहे जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में अपने देश में काफी गिरावट आ चुकी है और लिबरल पार्टी में यह राय बन रही है कि ट्रूडो के नेतृत्व में पार्टी अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनावों में हार सकती है। यही नहीं, विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने भी अब ट्रूडो पर दबाव बढ़ा दिया है। कनाडा की संसद में अप्रवास और हाउसिंग संकट के मुद्दे पर एक बहस के दौरान प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता पीए पोइलिएव्रा ने जस्टिन ट्रूडो का मजाक भी उड़ाया, कहा कि ट्रूडो अपनी ही पार्टी से लड़ने में व्यस्त हैं, इसीलिए जो उन्होंने तोड़ दिया उसे वो दुरुस्त नहीं कर सकते। सुनते हैं क्या कहा विपक्ष के नेता पीए पोइलिएव्रा। Doubled the national debt, given us the worst economy in the G7. He's paralyzed Parliament with a cover-up of corruption, and 2 million people are lined up at food banks, but he cannot fix what he broke because his caucus is revolting. ये विपक्ष के नेता हैं और अगर ट्रूडो हटे और विपक्ष की पार्टी की सरकार बनी यानी कंजर्वेटिव पार्टी की, तो शायद पोइलिएव्रा जो है वो नए प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, जैसा कि कनाडा की न्यूज़ रिपोर्ट्स बताती हैं। कनाडा में अगले साल 2025 में राष्ट्रीय चुनाव होने, घरेलू नीतियों के मोर्चे पर नाकाम होने के कारण ट्रूडो के खिलाफ जनमत बढ़ रहा है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ये बात समझ चुकी है। कनाडा में लोकप्रियता को मापने वाले कई पोल से साफ है कि ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी की लोकप्रियता जनता के बीच काफ़ी घट चुकी है। इन ग्राफिक्स को देखिएगा ध्यान से। चुनावों से जुड़े आंकड़ों पर काम करने वाली कनाडा की एजेंसी 338 कनाडा के मुताबिक पीए पोइलिएव्रा की अगुवाई में कंजर्वेटिव पार्टी लोकप्रियता के पोल्स में लिबरल पार्टी के 23% के मुकाबले 43% पर है। ये बड़ा अंतर है, जिससे साफ दिखता है कि अगले चुनावों में जस्टिन ट्रूडो का सुपड़ा भी साफ हो सकता है। दरअसल ट्रूडो की लोकप्रियता में गिरावट की वजह है कि कई घरेलू मुद्दों पर उनकी सरकार का खराब प्रदर्शन और इसी से ध्यान भटकाने के लिए वो अपनी विदेश नीति को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रूडो कनाडा में 4 बड़े मुद्दों पर सबसे ज्यादा घिरे हुए हैं। इन्हें कनाडा में 4 आई कहा जा रहा है, 4 आईज। आपको समझाते हैं कि ये क्या क्या है बारी बारी से। पहला आई इन्फ्लेशन यानी महंगाई, दूसरा इमिग्रेशन यानी अप्रवास, तीसरा आइडेंटिटी यानी पहचान और चौथा इनकम्बेंसी यानी सत्ता में लंबे समय तक रहना, जो ये चारों मुद्दे इस वक्त ट्रूडो के खिलाफ जा रहे हैं। आइए बारी बारी से बात करते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई कनाडा की जनता के लिए बड़ी समस्या बन गई है। आम ज़रूरतों की चीज़ें, खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई हैं। बढ़ी हुई ब्याज दरों के कारण घर खरीदना या किराए पर लेना महंगा हो गया है। ये कनाडा का बड़ा हाउसिंग क्राइसिस है। महंगाई के मुद्दे पर ट्रूडो से सार्वजनिक तौर पर जनता ने सवाल जवाब किया है और आरोप लगाया है कि वह आम लोगों की चिंताओं को नज़रअंदाज करते हैं। दूसरा आई है इमिग्रेशन यानी अप्रवास का मुद्दा, जो कभी ट्रूडो की लिबरल पार्टी की मजबूती हुआ करता था, लेकिन अब एक समस्या में उनके लिए बदल चुका है।
जिस पैमाने पर कनाडा में दूसरे देशों से लोग आए और उसका दबाव कनाडा के सामाजिक सेवाओं और हाउसिंग सेक्टर पर पड़ा, उससे ट्रूडो की खुले दरवाजे की अप्रवास नीति सवालों के घेरे में है। इसी वजह से ट्रूडो सरकार को अप्रवासियों की तादाद घटाने पर मजबूर होना पड़ा। इसका सीधा असर भारतीय लोगों को कम वीज़ा दिए जाने के तौर पर हुआ। सीमा पार प्रवासी कामगार योजना की वजह से कनाडा और अमेरिका के बीच भी तनाव रहा है। अमेरिका लगातार कनाडा पर दबाव बनाता रहा कि वो उसकी सीमा में अवैध तौर पर घुसने वाले प्रवासियों पर लगाम लगाए, क्योंकि इस वजह से अमेरिका में उनकी संख्या बढ़ रही है। और बात तीसरे आई यानी आइडेंटिटी यानी पहचान की। कनाडा में पहचान की राजनीति एक बड़ा मुद्दा बनी है। कनाडा काफी सामाजिक विविधता वाला देश है और हर समाज अपनी राजनीतिक पहचान के लिए दबाव बनाता रहा है। कुछ समाजों के अंदर ऐसे हिंसक गुट भी हैं जो खुलकर दूसरे देशों में अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे खालिस्तानी अलगाववादी जो बोलने की आज़ादी की आड़ में भारत की एकता अखंडता को चुनौती देते हैं। इस वजह से कनाडा के भारत जैसे पुराने मित्र देश के साथ संबंध खराब भी हुए हैं। और अब चौथा आई यानी इनकम्बेंसी, जो लंबे समय तक सत्ता में रहने पर किसी के खिलाफ भी हो जाती है। जस्टिन ट्रूडो का सपना है कि वो लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने, जैसा कि कनाडा के बीते 100 साल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। लेकिन घरेलू मुद्दों से जुड़ी कई नीतियों के नाकाम होने से उनका ये सपना पहले ही ध्वस्त होता दिखाई देता है। उन्हें इस बार जोरदार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अभी तक के तमाम पोल के सर्वे दिखाते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिनकी वजह से ट्रूडो घिरे हुए हैं और वो अब 5वें आई यानी इंडिया पर बिना सबूतों के आरोप लगाकर घरेलू मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो 5 आईज जो हैं वो ट्रूडो के लिए मुसीबत बने हुए हैं। और एक 5 आई मुल्कों का एक संगठन है जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, वो भारत पर दबाव बनाता है इस पूरे मामले को लेकर, खालिस्तान के मामले को लेकर। मतलब ट्रूडो के लिए 5 आई के जरिए वो सपोर्ट ढूंढ रहे हैं भारत के खिलाफ, तो उनके अपने देश में 5 आईज ऐसे खड़े हो गए जो उनकी चुनावी राजनीति को परेशानी में डाल रहे हैं। शांत कूटनीति करने के बजाय ट्रूडो ने सार्वजनिक तौर पर भारत के साथ विवाद को हवा दी है, जिससे दोनों देशों के आपसी संबंधों को बड़ा नुकसान हुआ है और इसका खामियाजा खुद ट्रूडो को सबसे पहले भुगतना पड़ा है। जैसा कि हमने बताया कि भारत और कनाडा के बीच तनातनी के बाद दोनों देशों के संबंध जिस हद तक खराब हुए हैं, उसका अंदाज़ा इस बात से लग सकता है कि भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया और कनाडा के 6 राजनयिकों को दिल्ली से यानी भारत से निष्कासित कर दिया। कनाडा से भारत लौटे उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा से इन्हीं तमाम मुद्दों पर अब से कुछ देर पहले भारत और कनाडा के संबंध कहाँ जा रहे हैं, खालिस्तानियों का क्या रोल है, क्यों तमाम हिंदुस्तान के जो दुश्मन लोग हैं उनको कनाडा अपने आप पनाह दे रहा है, ऐसे तमाम विवादित मुद्दों पर तफसील से बातचीत की है। आइए इस खास बातचीत को पहले सुनते हैं। भारतीय डिप्लोमेसी में, इंडियन कूटनीति में शायद पहली बार, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय राजनयिक को किसी मुल्क ने वापस लौटा दिया। पर्सन नॉन ग्रेटा यानी अवांछित व्यक्ति, अवांछित राजदूत का खिताब दिया गया और उनको वापस लौटा दिया गया। संजय कुमार वर्मा जी की बात कर रहा हूँ मैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। करियर डिप्लोमेट है, बहुत ही शानदार करियर है संजय कुमार वर्मा जी का। बीते 36-37 सालों से भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत हैं। बड़े बड़े देशों में भारत के लिए कूटनीति को बनाने का काम हो या राजनयिक का रोल हो, उसमें रह चुके हैं। कनाडा में रहे, कनाडा से लौटे हैं और जिस अंदाज में लौटाए गए हैं ट्रूडो की सरकार के द्वारा, वो बहुत ही अजीबोगरीब रहा। और आज हम उसी मसले पर बातचीत करने वाले हैं संजय कुमार वर्मा जी से। हुआ क्या था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत और कनाडा 2 ऐसे मुल्क माने जाते हैं जो बहुत ही करीब रहे। बच्चों को वहाँ भेजने में माँ बाप को हिचक नहीं होती है। 15-16 साल के बच्चे चले जाते हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। पर 18 अक्टूबर, 17, 18, 19 अक्टूबर की ये 3 तारीखें ऐसी रही संजय जी, जिससे लगा कि इससे ख़राब रिश्ते नहीं हो सकते भारत और कनाडा के। आप पे पर्सनल एलिगेशन लगे, आप पर, आपकी टीम पर, उस पर मैं आगे आता हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ हुआ क्या था, कहाँ दिक्कत हुई कि कनाडा को भारत पर, उनके अगर मैं शब्दों की बात करूँ, माननीय ट्रूडो साहब उनकी सरकार की, कि उनको हम पे भरोसा नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि कनाडा और भारत का रिश्ता जो है वो हमेशा अच्छा था और आगे भी अच्छा रहेगा।
इस समय एक थोड़ी सी उसमें एबरेशन आ गई है, जो कि अभी जो वहाँ प्रधानमंत्री हैं वो और उनकी टीम की जो सोच है उसके कारण आई है। और ये मामला ऐसा नहीं कि अचानक कोई बढ़ गया। वहाँ पर खालिस्तानी जो वहाँ पे हमारे टेररिस्ट बैठे हुए हैं, कट्टरपंथी बैठे हुए हैं, वो हमेशा भारत पर वार कर रहे थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि कनाडा और भारत के रिश्ते में खटास आए, लेकिन सरकारों का ये काम होता है कि वो इसे ठीक से अच्छी तरह से बैलेंस करे और फिर रिश्तों को सुधारे और आगे ले जाए। आखिरकार हम दोनों जनतंत्र हैं, हम दोनों चाहते हैं कि विश्व में हमारे रिश्ते अच्छे हों। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ से बच्चों को जब भेजा जाता है कनाडा, तो उनको ये समझकर भेजा जाता है कि वो सुरक्षित है, और ये बहुत हद तक सही है। कनाडा की जो सोसाइटी है, जो वहाँ का समाज है, वो बिल्कुल हमारी तरह का समाज है, और वो अपने जो अतिथि आते हैं उनका स्वागत करता है। लेकिन अभी की जो वहाँ की सरकार है, उससे हमें ऐसा महसूस हुआ कि भारत वहाँ पर, भारत का स्वागत वहाँ नहीं है। संजय जी, बहुत ही गंभीर आरोप लगा, आप राजनयिक हैं, आप पे, आपके ऊपर और आपके 6 दोस्तों साथियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि निज्जर की जो हत्या हुई उसमें आप लोगों का रोल था। आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। 2 चीज़ें स्पष्ट तौर पर मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये टेलीकास्ट दुनिया भर में देखा जा रहा है। वो इसलिए, क्या भूमिका थी निज्जर की हत्याकांड में हिंदुस्तान की सरकार की, क्योंकि इंडियन एजेंट्स की बात की गई, और अगर नहीं थी तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैं एक तो सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके जो दर्शक अभी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि भारत सरकार का निज्जर की हत्या में कोई भी हाथ नहीं है। और ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। उसकी हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, यह तो एक अन्वेषण का विषय है, और वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक वो अनुसंधान ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग स्पष्ट रूप से ये नहीं कह पाएंगे कि आखिर ये क्यों हुआ और किसने हत्या की। एक ही चीज़ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को, कि भारत सरकार का उस हत्या में कोई भी हाथ नहीं है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा गया आपको, आपसे वहाँ की पुलिस पूछताछ करना चाहती है, क्यों? यही मैं उनसे जानना चाहता था, क्योंकि जब आप किसी से पूछताछ करते तो सबसे पहले आप उनको बताएंगे कि क्यों पूछताछ कर रहे हैं। आखिरकार उनके पास कौन सी ऐसी सामग्री है, कौन सा ऐसा एविडेंस है जिसके कारण वो मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं। अगर वो मुझको दिखाते, वो मुझको बताते, तब तो मैं इस बात को समझता। बगैर उसको दिखाए हुए मुझको अगर धमकाने की कोशिश की जा रही है, आज का भारतीय डरने वाला नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संसद में कहा वहाँ पे कि कोई हार्ड एविडेंस नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि हम इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री का बयान कुछ कह रहा है, वहाँ की आरसीएमपी जो पुलिस है वो कुछ और कह रही है, विदेश विभाग किसी और काम से आपसे वीज़ा मांग रहा है। क्या वहाँ पे आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस चल रहे हैं? क्या है ये? देखिए, जहाँ तक वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, जो भी नियत किया गया है काम उनके लिए। और जो आरसीएमपी का जहाँ तक सवाल है, तो उसने ये कहीं नहीं कहा, नाम उसने किसी का नहीं लिया है। उसने कहा कि भारत के राजनयिक और वहाँ के पदाधिकारी जो कनाडा में हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग करके सूचना इकट्ठा करते हैं। अब जहाँ तक सूचना इकट्ठा करने की बात है, तो 2 तरह से इकट्ठा की जाती है। एक ऐसी सूचना है जो कि उपलब्ध है ओपन सोर्स पे, जिसे हम पढ़ सकते हैं अखबारों में, जिसे हम पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया में। कुछ ऐसी सूचनाएं जो अवेलेबल नहीं है, जो उपलब्ध नहीं है, और जिसके लिए हमें बहुत उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे। तो मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग सूचना इकट्ठा कर रहे थे और करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के शत्रु हैं। और जब उन खालिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ हम सूचना इकट्ठा करते हैं, जो ओपन सोर्स में है, जो वहाँ के मीडिया में आता है, या जो भी वहाँ के वो सोशल मीडिया में वो डालते हैं अपनी पंजाबी गुरुमुखी में, पंजाबी भाषा में, उसे हम देखते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। और इसमें कहीं भी हम लोगों ने कूटनीति के किसी भी सिद्धांत को तोड़ा नहीं है। तो ये तो कैनेडियन भी करते होंगे जब यहाँ रहते होंगे दिल्ली ये में। इससे बहुत ज़्यादा करते हैं, ये तो अंदर घुसकर काम करते हैं।
हम लोगों के पास जो अभी भी ऐसी सूचनाएं हैं जिसमें इनके राजनयिक अंदर हमारे समाज के अंदर घुस के बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि किसी भी राजनयिक को शोभा नहीं देता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जब ये कुछ हुआ और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, बताया गया कि 26 प्रत्यर्पण के केसेस हमने उनको सौंपे हुए हैं बीते करीब 10-12 सालों में, और उन 26 लोगों से भारत सरकार चाहती है कि वहाँ की सरकार पकड़े और उनको हमारे हवाले कर दे। क्यों नहीं पकड़ते हैं वो लोग? क्यों ऐसे ताकतें जो भारत विरोधी हैं वो कनाडा में जाके महफूज हो जा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है जिसमें कुछ केसेस में उन्हें कुछ और विस्तार से जानकारी चाहिए, वो हमें बताते हैं, फिर जानकारी हम देते हैं उनको। और ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिसको कि मैं अंग्रेज़ी में कहूँ तो इनएक्शन है, उस पर कोई वो काम ही नहीं करते। तो मैं तो यही उससे निष्कर्ष निकालूंगा कि उनका जो अपना इंटरेस्ट है, उनका जो अपना सोचना है वो यह है कि इन लोगों के बारे में भारत से हम बात ही नहीं करना चाहते। तो फिर ये प्रत्यार्पण की बात ही क्यों होती है? तो ये जो 26 लोग हैं सबके सब भारतीय हैं कि कैनेडियन है ये? इसमें ज़्यादातर वहाँ के लोग हैं। तो वो अपने लोगों को पे ही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जी, ये तो बड़ा स्ट्रेंज बात है कि भारत में वो डिस्टर्बेंस पैदा कर, मतलब मुझे तो ये कहते हुए अजीब सा लग रहा है। आप इतने बड़े राजनयिक मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने बहुत अदना सा एक छोटा सा पत्रकार हूँ, कि जो स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच में देखता हूँ कि भारत के जो मोस्ट वांटेड लोग हैं, दाऊद जैसे, सलाउद्दीन जैसे, हाफिज सईद जैसे, पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, सभाएं करते हैं, वैसे ही भारत के जो मोस्ट वांटेड है वो वहाँ घूम रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, दो मित्रों के बीच तो ये शोभा नहीं दे। पाकिस्तान के बारे में तो जितना कहें कम है और उसको तो हम लोग बहुत अरसे से जानते हैं, लेकिन कनाडा से हमारी ऐसी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह एक डेमोक्रेसी है, वह एक हमारी तरह से प्रजातंत्र है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है, जैसे हम करते हैं, अपने कानून का पालन करते हैं, उसी तरह से वहाँ भी माना जाता है कि वो कानून का पालन करते हैं, और उस देश से हमें ऐसी आशा नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग जो देखते हैं और देखकर जो निष्कर्ष अगर निकालेंगे तो उससे तो यही लगता है कि वो कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ वांटेड लोग हैं, जैसा आपने कहा, वहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें किसी भी ढंग की आँच नहीं उन पर आए। आपके इस जवाब से मन में ये भी सवाल आया कि भारत के लिए जो वांटेड लोग हैं, जो वहाँ पर सो कॉल्ड सुरक्षित है और आराम से घूम फिर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने से क्यों ट्रूडो साहब घबराते हैं? क्या उनको उससे सियासी फ़ायदा मिलने वाला है? ये कहा गया कि चुनाव है, खालिस्तानियों की ज़रूरत है, उनको सिख वोटर की ज़रूरत है। क्या इतनी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है ये? देखिए, ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स हैं और टेररिस्ट हैं वहाँ पे, आतंकवादी हैं, वो बहुत छोटी संख्या में हैं, लेकिन वो भयभीत कर कर और लोगों को अपने साथ ले लेते हैं। और वो, मैं तो बल्कि अपने सिख बंधुओं से कहूँगा, अपनी बहनों से कहूँगा, वो सिख हैं ही नहीं। सिक्खी में दूसरों को इस तरह से अनैतिक रूप से मारना, ये तो सिक्खी का प्रिंसिपल ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है। तो खालिस्तानियों को मैं सिख नहीं मानता हूँ। वो खालिस्तानी हैं, वो टेररिस्ट हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। जो दूसरे हमारे सिख भाई बंधु हैं, ऐसा नहीं कि वो सभी खालिस्तान को समर्थन करते हैं, सही बात नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो परेशान हो गए इस पूरे इसकी वजह से। तो इसलिए जहाँ तक सियासी फायदे का सवाल है, जो भी मैंने वहाँ देखा है अपने पिछले 2 साल में लगभग, सियासी फायदा तो उनसे लिया जाता है। इनकी पार्टी? जी, ट्रूडो साहब की पार्टी। बिल्कुल, इनकी पार्टी भी और जो इनका मंत्रिमंडल है वो भी। अब पर लगातार दिख रहा है कि पॉपुलैरिटी लेवल लगातार डाउन जा रहा है। आज ही के न्यूज़पेपर्स में है कि 20 इनके अपने सांसदों ने कह दिया कि भाई 28 तारीख तक तय कर दो। 28 तारीख आने वाले, आज मैं आपसे 24 तारीख को बात कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि इनका राजनीतिक भविष्य क्या है? अपनी पार्टी में ही पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है ट्रूडो साहब की? देखिए, वहाँ का जो आंतरिक मामला है उस पर तो मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भी हमने अखबारों में पढ़ा है उसके अनुसार तो यही है कि इनकी जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, उसकी पॉपुलैरिटी घटती जा रही है और पार्टी के अंदर इनकी भी स्थिति अब चैलेंज की जा रही है। उसे कुछ लोग ऐसे हैं इनकी पार्टी में ही जो ये चाहते हैं कि नेता में कोई बदल हो।
आपने पॉपुलैरिटी की बात की, पॉपुलैरिटी लेवल में भी जो चार्ट्स आए हैं लेटेस्ट, उसमें भी 20% का डाउन है। तो 20 के आंकड़े में ट्रूडो साहब फंसे हुए, 20 सांसद, 20% की पॉपुलैरिटी में गिरावट। लेकिन एक चीज़ मुझे दिस लीड्स टू मी, हमने देखा खालिस्तानी भारत से अलग होना चाहते थे, अपना एक अलग देश की मांग करते थे। वही खालिस्तानी समर्थक ट्रूडो साहब के साथ रहते हैं। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि ट्रूडो और उनकी गवर्नमेंट हिंदुस्तान को तोड़ने का सपना देख रही है, जो काम पाकिस्तान में रहकर किया जाता है। देखिए, एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा, मैं आपकी बात पर कमेंट ही कर सकता हूँ। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो वो सही है। तो ये दोनों मामले हैं, और जब तक आप वैसा करते रहेंगे, उन पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक वो मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। और हम ये मानेंगे भारतीय होने के नाते कि आप भारत पे हमला कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं संजय सर कि वहाँ कनाडा में क्यूबेक है, क्यूबेक में अपनी प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि कनाडा से अलग हो जाए। क्या भारत उनकी मदद नहीं कर सकता? अगर वो यहाँ ऐसा करते हैं तो हमको भी वही कर देना चाहिए। अब देखिए, अंतर ये, सॉरी मैं पैशनेटली बात कर रहा हूँ, इमोशनल की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। देखिए, हम लोग को थोड़ा अंतर इसमें देखना पड़ेगा। भारत एक जिम्मेदार प्रजातंत्र है, और जिम्मेदार प्रजातंत्र किसी दूसरे पर बात नहीं करता है। ये उनकी समस्या है, इस समस्या का समाधान उन्हें निकालना है। और अगर ये बाहर का कोई देश करता है तो उन्हें कैसा लगेगा उनके दिल में, ये उनको सोचने की आवश्यकता है। थोड़ी सी अपनी आत्मा को वो खंगोले और देखें कि उन्हें कैसा प्रतीत होता है, और भारत को क्या प्रतीत हो रहा होगा जब भारत की अखंडता पर कोई बुरी दृष्टि डालता है। 80-90 के दशक में भारतीय विमान पे हमला हुआ, उड़ गए, 350 सवा 300 लोगों की जान चली गई। उस तब से लेके अब तक करीब 40-50 साल का जो वक्फा है दोनों देशों के संबंधों का, इसने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे। इनके पिताजी माननीय जो सीनियर ट्रूडो थे, वो भी एंटी इंडिया फोर्सेस को पनाह देने के लिए जाने जाते रहे। अब जूनियर ट्रूडो भी वही काम कर रहे हैं, जस्टिन साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कनाडा की लोकल पॉलिटिक्स में? वहाँ की जनता किसी और को चुनती क्यों नहीं है? हमारे ख्याल से तो जो वहाँ पर 4 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ में से 1 लाख ही तो ऐसे हैं जो कि खालिस्तानी हैं, या खालिस्तान से घबरा कर उनका सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट से। बाकी से तो कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ी आत्मचिंतन करनी चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि कनाडा के लिए क्या अच्छा है, कनाडा के लिए भारत से अच्छा रिश्ता बनाना अच्छा है या नहीं। अगर इन्हें यह प्रतीत होता नहीं है तो ये खुलकर बता दें। आज का भारत पुराना भारत नहीं है, बिल्कुल नया भारत अपनी पहचान बना चुका है, और अगर यह पहचान इन्हें पसंद नहीं है तो फिर हम आगे सोचेंगे। 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से भारतीय वहाँ रहते हैं, बहुत से लाखों भारतीयों के जानने वाले यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं। कैसे देखते हैं इस संबंधों को आप? आगे कहाँ जा रहे हैं? ये चिंता है बहुतों के मन में, छात्रों का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा? बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है देश के अंदर, अपना भी और उनका भी, क्या होगा? देखिए, जैसा पहले हमने कहा था, कनाडा एक बहुत ऐसा देश है जो स्वागत करता है अपने अतिथियों का, और अभी भी करता है। इस मामले को अगर मैं दरकिनार कर दूं, अलग रख दूं, कनाडा और भारत के बीच का रिश्ता पहले से भी बहुत अटूट था, आगे भी अटूट ही रहेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति पर हम लोग को काबू पाना अनिवार्य है, और इसलिए उस दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ। अब आप देखें, जो यहाँ से भारतीय मूल के लोग कनाडा में बसे हुए हैं, वो कनाडा की जो आर्थिक स्थिति है उसमें अपना योगदान देते हैं, जो वहाँ का विज्ञान है उसमें अपना योगदान देते हैं, जो वहाँ का इनोवेशन है उसमें अनुदान देते हैं, वहाँ बहुत हद तक वहाँ की जो राजनीति है उसमें भारतीय मूल के लोग अपना योगदान देते हैं। तो वो बिल्कुल कैनेडियन हैं, वो भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन उनके दिलो दिमाग में कनाडा का एक अच्छा भविष्य बिल्कुल नज़र आता है। उसी के साथ चूंकि वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत से ही गए हैं, तो भारत से वो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, बैसाखी भी मनाते हैं, वो जो क्रिश्चियन के पर्व हैं उसको भी करते हैं, गुरु पूर्णिमा भी करते, वो सब चीज़ करते हैं वहाँ पे। और चूँकि कनाडा के लोग बहुत स्वागत करते हैं इन सब चीज़ों का, मल्टीकल्चरलिज्म का, तो वहाँ के लोग भी इससे मिलकर काम करते हैं। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि खालिस्तानियों ने, ये खालिस्तान के जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ पर, उन लोगों ने एक परिस्थिति पैदा कर दी है
जो दुखदाई है और जिसमें हमें कंसर्न होना चाहिए। तो जो भी वहाँ पर भारतीय मूल के लोग हैं, जो भी भारतीय सिटीजन्स हैं, तो खास करके भारतीय नागरिकों को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बाकी दूसरे कैनेडियन नागरिक हैं, भारतीय नागरिक इसका ध्यान रखें कि वो जहाँ भी जाते हैं परिस्थिति क्या है, अगर आसपास में उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आती है जिससे उनको लगता है उनको ऐसा होता है, भारतीय नागरिकों को वहाँ डराया धमकाया जाता है, अब तो शुरू हो गया जी। क्योंकि हमने देखा कि प्रोटेस्ट होते हैं, इंदिरा गांधी का पोस्टर जलाया, भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ अपनी एम्बेसी के बाहर, अपने हाई कमीशन के बाहर। तो अब तो ये नज़र आ रहा है, क्योंकि कई बार जो मैं स्लोगन सुनता हूँ, ये जो तथाकथित ये प्रोटेस्ट करते हैं जो कि गुंडागर्दी है, तो ये जो गुंडागर्दी में जो अपना स्लोगन करते हैं उसमें बहुत बार रहता है कि हिंदू भारत जाओ, भारतीय मूल के लोग भारत जाओ। भारतीय मूल के वो हैं लेकिन वो कहाँ जाएंगे? वो उनका देश उतना ही है जितना कि दूसरों का है। तो कभी कभी मुझको बड़ा बहुत दुख होता है यह देखकर कि एक इतने अच्छे समाज को किस तरह से ये मुट्ठी भर खालिस्तानी बिल्कुल डरा के धमका के ले जाते हैं प्रोटेस्टर्स को, बिल्कुल पैसे का लालच देते हैं। ज़्यादातर पैसे के लालच से कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि अगर वो एंटी इंडिया, अगर वो भारत विरोधी कार्रवाई में नज़र आते हैं, तस्वीरें आ जाती हैं, तो वहाँ पर असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। और वहाँ का तंत्र इस तरह का है कि ये जो फार्स चीज़ हो रही है, जो गलत चीज़ हो रही है, उसको पकड़ भी नहीं पाता है और वो असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिस आतंकवादी की हम लोग बार बार बात करते हैं, निज्जर की, उसने भी वही किया था। मैं इसी आखिरी नोट पर आपसे ही सवाल पूछना चाहूँगा। आपने आने के पहले एक इंटरव्यू दिया कनाडा में जी, और आपने निज्जर की हत्या को लेकर आपने उसको कंडेम किया। आपसे स्पेसिफिकली सवाल पूछा कि आपने कहा कंडेम करते हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने लिखा सोशल मीडिया पे कि क्या ज़रूरत है कंडेम करने की हमारे राजनयिक को। देखिए, इस पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बोलें कुछ। किसी की भी ज़िंदगी अमूल्य है, उसके लिए, उसके परिवार के लिए, और अगर उसकी हत्या की गई है तो ये निंदनीय है। किसने हत्या की, क्यों हत्या की, ये अलग बात है। और इसके भले ही वो वांटेड हो, जी, भले ही वो व्यक्ति वांटेड हो, अपराधी हो, वांटेड हो, अगर वो एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत अगर कोर्ट उसे सज़ा देती है, कोर्ट उसको फांसी पर चढ़ाती है, मैं उसकी निंदा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसका खुलेआम मर्डर हुआ है तो वो न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ये आपका बड़प्पन दिखाता है। इसी नोट पर इस बातचीत को समाप्त करना चाहूँगा। शुक्रिया संजय कुमार वर्मा जी, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, अपने देश में लौट आए हैं। साफ सुथरा आपको सुरक्षित देखकर हम सब भी बहुत खुश हैं। किसी भी मैच्योरिटी व्यक्ति के अंदर जो होती है वो इससे पता लगती है। हत्या हुई एक अपराधी की, उसको लेकर भी हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो तंत्र है, वो ये सिखाता है कि जब तक कानून से सज़ा ना मिले तब तक हर हत्या को, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, उसकी निंदा ही होनी चाहिए। और ये संजय कुमार वर्मा जी ने कहा और इसीलिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, जुड़े एनडीटीवी इंडिया के साथ। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। सुना आपने संजय कुमार वर्मा को। आइए अब चलते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर। ताज़ा खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम हैं और जो कुछ खास नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो अपनी सीट साकोली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को कराड़ दक्षिण से टिकट दिया गया है। इस सीट से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। मोहम्मद आरिफ नसीम खान चांदीवली से लड़ेंगे और सुनील देशमुख अमरावती से। ये वहां से पहले भी विधायक रह चुके हैं। महाराष्ट्र की लिस्ट पर और जानकारी लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है 48 नामों की, और उसके पहले एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उसने भी अपने 45 नामों की लिस्ट आज जारी की थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त जुड़ गए। रौनक, का कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा नाम कांग्रेस की सूची में जो आश्चर्यचकित करने वाला हो? जी देखिए सुमित जी, इसमें आश्चर्यचकित करने वाला फिलहाल तो कोई नाम नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक बात इस कांग्रेस की लिस्ट से देखने को मिल रही है कि कांग्रेस ने मुख्य तौर पर अगर देखे तो मुस्लिम उम्मीदवारों को अपनी लिस्ट में यहाँ पर जगह जो है कांग्रेस पार्टी देती हुई दिख रही है, जो कि लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला था। और उसको लेकर काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है वो इसको लेकर आवाज भी उठी थी। कई जो उनके मुस्लिम पदाधिकारी है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से मुलाकात की थी, पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात की थी और अपनी जो बात है वो रखने की कोशिश की थी।
मुंबई में 4 मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने उतारे और निश्चित तौर पर हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम कंसोलिडेट हुए थे, उसका कहीं ना कहीं फायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ था। और इसीलिए आप जैसे जैसे हम खबर में भी दिखा रहे हैं कि नसीम खान जो कि 2019 में विधानसभा का चुनाव महज 1000 वोटों से हार गए थे, उन्हें चांदी वाली सीट दी गई है। ये सीट अगर देखा जाए तो वैसे शिवसेना के पास आती है, लेकिन शिंदे गुट के साथ शिवसेना के विधायक जाने की वजह से ये सीट कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस ने अपनी सीट यानी जिशान सिद्दीकी की सीट जो है वो शिवसेना को सौंप दी है। मुख्य तौर पर आखिरी दौर में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के बड़े नेता जिशान सिद्दीकी के भी संपर्क में थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा अब ये जगह शिवसेना के कोटे में वरुण सरदेसाई को दे दी गई है। अभी एक पहली सूची आई है और कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। जिन सीटों पर विवाद है हो सकता है कि उसको लेकर भी क्लैरिटी हो जाए। रौनक, एक दो चीजें और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जैसे आपने मुसलमानों की बात की तो 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम इस सूची में मैं पढ़ पा रहा हूं। मीरा भयंदर से सैयद मुजफ्फर हुसैन, मलाड वेस्ट से असलम शेख साहब, चांदीवली से आरिफ नसीम और मुमरा देवी से आमीन पटेल। लेकिन मेरा सवाल रौनक ये है, ये जब अलायंस पार्टनर सीट शेयरिंग पर बात कर रहे थे तो कहा गया कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी और 100 या 105 सीटों पर लड़ेगी, पर कल नारा दिया गया 85 का। तो क्या अभी भी ये तय हो पाया इन तीनों पार्टियों में कि सबसे अधिक सीटों पे कौन लड़ेगा और वो कितनी सीटें होंगी? जी देखिए सुमित जी, जो मेरी जानकारी है और जो हमने एनडीटीवी इंडिया पर भी खबर दिखाई थी और मुख्य तौर पर जो मेरी जानकारी है, लगभग कांग्रेस को 104 सीटें मिलेगी। जब ये पूरी तरीके से जो बाकी सीटें बची हुई है उसका मामला सुलझ जाए, मुझे लगता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी और लगभग सेंचुरी अगर सीटों के मामले में अगर बात करें तो कांग्रेस 104-101 के बीच में सीटें जो है पाने में कामयाब हो पाएगी। और कल दिल्ली में इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस की जो कोर कमेटी है उनके साथ होने जा रही है। लेकिन रौनक, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बहुत साफ कांग्रेस पर प्रेशर बनाया था कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करिए फिर चुनाव में चलिए। कांग्रेस अगर 104 सबसे अधिक सीटों पर लड़ने वाली है तो क्या शिवसेना 100 से कम या 104 से कम पर मान जाएगी? जी देखिए, फिलहाल अगर मुख्य तौर पर सहयोगी पार्टियों को भी एडजस्ट करना है, जैसे समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से ऑलरेडी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये बात महाविकास आघाड़ी के नेता और खासतौर से शरद पवार इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अलग लड़ी तो मुस्लिम वोटों में इसका बिखराव हो सकता है और इसका सीधा सीधा खामियाजा महाविकास आघाड़ी पर होगा। और न केवल मुंबई बल्कि मुंबई से सटे इलाके, ठाणे, मुंब्रा जैसे इलाके हैं या फिर मालेगांव के नासिक जैसा इलाका हो जहां पर मुस्लिम वोट काफी निर्णायक साबित होते हैं। और इसीलिए अगर समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए शरद पवार के कहने के बाद फिलहाल कोई बड़ा भाई ना हो, इसलिए 85 का फॉर्मूला मीडिया के सामने आकर बताया गया है। लेकिन सुमित जी, जो मेरी जानकारी है, इस सीट बंटवारे में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी और शिवसेना के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। इसीलिए दबाव बनाने के बावजूद उनको कांग्रेस पार्टी की बात कब तक क्लियर हो जाएगा? ये कब तक क्लियर हो जाएगा? कितनी सीटें एमवीए में? ये कल देर शाम तक क्लियर हो जाएगा। जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विदर्भ की 12 उन सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है और उन सभी सीटों पर कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है। कुछ एक सीटें निश्चित तौर पर बार्गेनिंग में उद्धव ठाकरे को दी जा सकती है। जी, यानी अभी विदर्भ को लेकर असली मार चल रही है कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच। शुक्रिया रौनक इस जानकारी के, इस बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और मैसेज आया है। झारखंड के भी 7 और नामों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। इस वक्त ये खबर भी आ रही है, झारखंड के भी 7 नए नाम नई लिस्ट में हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक और सूची झारखंड की जारी की है। निशात आलम लड़ेंगी पाकुर से, बरही से लड़ेंगे अरुण साहू, कांके से लड़ेंगे सुरेश कुमार बैठा, पनकी से लड़ेंगे लाल सुराज, डाल्टनगंज से लड़ेंगे केएन त्रिपाठी, बिशरामपुर से लड़ेंगे सुधीर कुमार चंद्रवंशी और छतरपुर की एक और रिजर्व सीट है, यहाँ से राधा कृष्ण किशोर। यानी 7 नामों की घोषणा झारखंड के भी कांग्रेस पार्टी ने अभी एक नई सूची में जारी कर दिए हैं। दरअसल कल पहले फेज के चुनाव के लिए अंतिम दिन है नामांकन का, इसीलिए ये हड़बड़ी की जा रही है। अब नहीं तो मामला जो है वो
लंबा खींच जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग जाए खेत। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरों की खबर, तुरंत लौट के आते हैं। और अब बात करते हैं आज के एक और दूसरे और अहम मुद्दे की। देश में यात्री विमानों को बम की धमकियां मिलने का सिलसिला खत्म होने में नहीं आ रहा। बीते 10 दिनों में 250 से ज्यादा यात्री विमानों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। इनमें देश के तमाम हवाई अड्डों से उड़ने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। आश्चर्य करने वाली यह बात यह कि बीते 10 दिनों में एक दिन में सबसे ज्यादा धमकियां आज की तारीख में सामने आई हैं। 95 धमकियां आज मिली हैं। बीते 24 घंटे में देश की तमाम एयरलाइंस के विमानों में बम रखे होने जैसी कम से कम 95 धमकियां हैं। इनमें आकाशा एयर की 25 उड़ानें, एयर इंडिया की 20 उड़ानें, इंडिगो की 20 उड़ानें और विस्तारा की 20 उड़ानें शामिल हैं। इसके अलावा स्पाइस जेट की 5 उड़ानों और अलायंस एयर की 5 उड़ानों को भी बम रखे होने की धमकियां दी गई हैं। यात्री विमानों को इस तरह से आए दिन धमकी मिलने को हल्के में बिल्कुल कभी भी नहीं लिया जा सकता। बमों की धमकियां मिलने के बाद सभी उड़ानों को फिर पूरे सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। अगर बीच उड़ान में कोई धमकी मिले तो उसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत वापस उतारा जाता है पास के एयरपोर्ट पर। इस दौरान अक्सर विमानों को काफ़ी देर तक हवा में भी रखा जाता है कई बार, ताकि अगर उसमें बम है और उसके अंदर ब्लास्ट हो, ताकि जो ईंधन है उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, उस उड़ा के विमान को ईंधन को ख़त्म कर लिया जाए। विमान को किस हवाई अड्डे पर उतारा जाना है ये भी तय किया जाता है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। हर हवाई अड्डे पर एक बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी होती है जो किसी की धमकी को गंभीरता का अंदाज़ा लगाती है और फिर उसी हिसाब से कार्रवाई करती है। धमकियों के बाद ज़रूरत पड़ी तो बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्तों, एम्बुलेंस, पुलिस और डॉक्टरों का इंतजाम भी एयरपोर्ट पर किया जाता है। यात्रियों को केबिन बैगेज के साथ विमान से उतार दिया जाता है। इसके अलावा चेक इन बैगेज और कार्गो को उतारकर सबकी नए सिरे से जांच की जाती है, सामान की भी और विमान की भी। विमान को उड़ाने के लिए हरी झंडी देने से पहले इंजीनियरिंग और सुरक्षा टीम पूरे विमान की ठीक से जांच करती है, लेकिन इस सब प्रक्रिया में टाइम लगता है। इससे होने वाली देरी से एयरलाइंस, सुरक्षा एजेंसियों और यात्रियों को न जाने कितने घंटों का नुकसान उठाना पड़ता है। समय के साथ साथ पैसे का नुकसान भी होता है। लोगों के तय कामों में देरी हो जाती है, उनके बहुत से काम उनको रद्द तक करने पड़ जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक बम की अफवाह की खबरों से विमान कंपनियों को कम से कम 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये तमाम वजह कि सरकार ऐसी सभी धमकियों को गंभीरता से ले रही है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इस सिलसिले में सभी एयरलाइंस के सीईओ और अन्य प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार बम की धमकियों की अफवाह फैलाने को संज्ञेय अपराध बनाएगी। अफवाह फैलाने वालों को अनरूली पैसेंजर लिस्ट यानी उद्दंड यात्रियों की लिस्ट में रखा जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों या यात्रियों के विमान में उड़ान भरने पर 5 साल तक की रोक लगाने का भी सुझाव है। यह भी सुझाव है कि ऐसे लोगों से एयरलाइंस को होने वाले नुकसान की रिकवरी की जाए। यह भी सुझाव आया है कि धमकी की अफवाह देने वालों की लिस्ट सभी हवाई अड्डों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा की जाए। विमानों में बम की अधिकतर धमकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आ रही हैं, जो पहले जिसको हम ट्विटर कहते थे। इसके लिए केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा है कि यह अपराध को बढ़ावा देने के बराबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने विमानों में बम की अफवाहों के सिलसिले में अब तक 9 केस दायर किए। इस पूरे मामले से कैसे निपटा जाए और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं एयर इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए, आपके धैर्य के लिए। पहला सवाल तो यही है भार्गव साहब कि ये स्थिति वैसी है, भालू आया भालू आया भालू आया और आप लापरवाह हो जाते हैं। लगातार 10 दिन से धमकियां मिल रही है और अब ये लगने लगा है कि धमकियां तो खोखली हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई यही रणनीति का हिस्सा है बम उड़ाने वालों का कि डरा दो लेकिन कुछ निकले नहीं और फिर जाके ब्लास्ट कर दो? नहीं, देखिए क्या है कि एयरलाइंस कॉम्प्लेसेंट नहीं होंगी, उनके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बड़े क्लियर है। अगर कोई धमकी आती है, विमान को एकदम क्लोजेस्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करवा देते हैं अगर वो फ्लाइट में हो, और अगर वो ग्राउंड पर ही है तब सुरक्षा दोबारा की जाती है, सिक्योरिटी की ड्रिल पूरी तरह से फॉलो की जाती है।
कि दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 10 दिन में निरंतर फोन आई जा रहे हैं, धमकी आई जा रही है और सारी की सारी धमकी एकदम होक्स प्रूव हो रही है। जैसे आपने कहा कि शायद कोई ऐसा एक दिन आएगा जबकि धमकी, ये जो धमकी दी गई है वो होक्स ना हो। तो इसलिए ये एविएशन में बड़ा क्लियर है कि हम लोग चांस नहीं ले सकते हैं। अब आप देखिए क्या चीज है कि इस जो हम देख रहे हैं ये होक्स कॉल्स का सिलसिला जो है, इसके दो पहलू हैं। एक तो एविएशन मिनिस्ट्री का है जो कि पूरी कोशिश कर रही है, एयर मार्शल, और आपने बहुत विस्तार में बताया कि एविएशन इंडस्ट्री क्या क्या करने जा रही है और कर रही है इस समस्या से डील करने के लिए। दूसरा, जिसपे कि हम अभी तक पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं आई है, वो है कि हम इनको पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी हेडलाइन होती है, सब टेलीविजन न्यूज़पेपर्स की होती है कि इतने दिन हो गए, इतनी धमकियां आ गई, इतनी फ्लाइट इंपैक्ट हो गई, इतना नुकसान हो गया, इतने पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस कर दिया। अब मेरा विचार यह है कि अब हम देखें कि 10 दिन के अंदर में हम लोग कितने लोगों तक पहुंच सके। आज से 6-7 दिन पहले की बात है, जब यानी कि 30 से चौथे दिन की बात, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, जानकारी दी गई कि ये कॉल जर्मनी और लंदन से एमिनेट हो रही है, वहां से ओरिजिन है उनका। उसके बाद क्या हुआ? अब जानने की बात यह है कि अब ये सिलसिला कब तक चलेगा। एक तो यह है कि हम लोग रोज रिपोर्ट करते जाएं कि आज इतनी धमकियां मिली, और जब तक वो थक ना जाएं तब तक सिलसिला बंद नहीं हो। राइट। सेकेंड इज डराना उनको, डेटरेंट, कि तुम अगर हमको धमकी दोगे तो हम 24 घंटे या उससे कम समय के अंदर में तुम्हारे पास पहुंचेंगे और तुमको इसी मुद्दे पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, एनआईए जी, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, मेरे ख्याल से वो नहीं पहुंच पाई है। यही मैं आपसे जानना चाहूंगा जितेंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। और बड़ा सिंपल सा सवाल है, एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, पुलिस, ये लोग कर क्या रही हैं? क्या ये लोग बाहर बैठ के धमकियां दे रहे हैं? ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। अभी तक एक बच्चा अरेस्ट हुआ, नाबालिग बच्चा, इन द सेंस नाबालिग, जो किसी और को सजा दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ से फोन कर रहा था, बदनाम करने के लिए, किसी कुछ पैसे के लेन देन का मामला था। लेकिन बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, ये खबर क्यों नहीं दी जाती है? क्या हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं इसलिए? देखिए, ये स्पष्ट है कि वो जो राजनांदगांव से लड़का पकड़ा गया था और पुलिस ने उनको उसको ग्रिल किया कि वो शायद बाकी धमकियों के साथ लिंक नहीं है। क्योंकि अगर होता तो सरकार बताती कि देखिए ये किस संस्था से जुड़ा हुआ था, किसने उसको प्रोवोक किया, कैसे हुआ, प्रोत्साहन दिया, ये सब होता। लेकिन अभी तक हम क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारी एजेंसीज के पास में वेयरविदॉल नहीं है? क्या ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी तक कि जब तक कुछ हो ना जाए तब तक नहीं है? तो अभी ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा सारा का सारा एम्फेसिस जो अभी तक रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए, व्हिच इज राइट अप टू अ पॉइंट, कि हमारे को अपने जितने भी सिस्टम्स हैं उनको ज्यादा पुख्ता करना, ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाना। हमारा जो पनिशमेंट सिस्टम है भार्गव साहब, वो भी बड़ा लचर है। आदमी धमकी देके निकल जाता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई की खबर आती नहीं है, और होती भी है तो पता नहीं चलती है। हमको पब्लिकली उनको शेम करना होगा, ये बताना पड़ेगा कि आपने कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है, और ऐसे लोगों पर तुरंत कानून को भी, जो कोर्ट में लोग हैं उनको भी तुरंत सजा दिलाने के लिए काम करना पड़ेगा। और शायद ये जो डिटरेंट है वो एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आएगा, जैसा कि आप सुझाव भी दे रहे थे। मेरे पास वक्त की कमी है भार्गव साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर एक नया प्रॉब्लम देश के सामने खड़ा हो गया है। जिस तरीके से हर रोज धमकियों पे धमकियां आ रही हैं और सब धमकियां गलत निकल रही हैं, भगवान करे सब गलत हो, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जो धमकियां दे रहे हैं वो पकड़े जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई और धमकी देने की हिम्मत ना करने पाए। आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।